दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और उसके साथ साथ जो आपके सिलेबस की टॉपिक हो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप एक टॉपिक 1 दिन 2 दिन में उसको खुद का नोट्स बनाते हुए, मैं नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप पे सारे नोट्स पड़े हुए हैं उस पे भेज दे रहा हूं। वीडियोस पड़े हुए हैं, आप पहले वीडियोस को अच्छे से आप देख लें। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए फिर आप नोट्स बना लें और तब अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। प्रैक्टिस सेट आप अधिक से अधिक करें क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आज से मैं आपके लिए एलटी ग्रेड स्पेशल कॉमर्स सब्जेक्ट का स्टार्ट कर रहा हूं प्रैक्टिस सेट। आपके एग्जामिनेशन तक आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और प्लस सब्जेक्ट के कंटेंट्स भी आपको मिलते रहेंगे, यानी आपकी पूरी तैयारी कराने की मेरी जिम्मेदारी है। कॉमर्स सब्जेक्ट में आपका जितना कुछ है सब कुछ मैं आपको कवर कराऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहें। तो बिना देर किए हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी टॉपिक है इफ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज टू बी एस्टैब्लिश्ड इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड एज। कह रहा है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको इसमें से कौन से टाइप्स का बिजनेस एंटरप्राइज का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। देखिए, इंडिविजुअल बिजनेस कह रहा है यानी सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा है, एकाकी व्यापार की कह रहा है, जिसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और सारे डिसीजंस जो भी हैं वो आपको अकेले लेने पड़ते हैं। सेकंड आपका पार्टनरशिप आता है, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर एकाकी व्यापार से मिलता है। उसका कारण है क्योंकि इसमें भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन इसमें एक से भले 2 होते हैं, यानी रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा है जहां पर सेपरेशन होता है मैनेजमेंट का और ऑनर का। अब आप एक चीज समझना, ये जो आपको दिए गए हैं ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आपको दिए गए हैं, यानी व्यवसायिक संगठन के प्रारूप दिए गए हैं। हर एक बिजनेस के फॉर्म्स का कुछ ना कुछ मेरिट और डिमेरिट होता है, उसके बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिजनेस हमको करना है और कौन सा बिजनेस मेरे लिए सही होगा। टॉपिक आपसे कह रहा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब आप स्टैब्लिश करें तो उसके लिए ज्यादा अच्छा आपके लिए है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कोप ऑफ बिजनेस इन एंशिएंट टाइम वाज। प्राचीन समय में व्यवसाय का क्षेत्र, आपको भी पता है कि प्राचीन समय में लोगों की जो नीड थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज है। आज के टाइम में हमारे पास हर एक सुख सुविधाएं होनी चाहिए, मतलब हमारी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। लेकिन आपसे ये प्राचीन समय में पूछा है, आपको भी पता है कि पहले के जमाने में अगर आप देखें तो लोगों की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। उनके लिए बहुत सारे लग्जरियस गुड्स यानी कार, टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, इन चीजों की नीड ही उन लोगों के पास नहीं थी। तो उस टाइम पर जो बिजनेस का स्वरूप था वो सीमित यानी लिमिटेड था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब यानी जिसे आप कहावत कहते हैं हिंदी में, कह रहा तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। एक्सटेंड योर फीट, इंग्लिश वालों के लिए एक्सटेंड योर फीट एज फॉर एज योर ब्लैंकेट इज लॉन्ग। अब कह रहा है ये जो स्टेटमेंट है या फ्रेज है ये व्यापार की स्थापना से पूर्व किस विचारणीय बात से संबंधित है। इज रिलेटेड टू विच कंसिडरेशन बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये आपका बिलोंग करता है अमाउंट ऑफ कैपिटल से, मतलब अगर हमारे पास कैपिटल ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस स्टार्ट करें और अगर कैपिटल कम है तो उसके अकॉर्डिंग। कैपिटल अगर आपके पास कम है तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस भी अच्छा है आपके लिए। कह रहा बिजनेस दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद द लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज। देखिए, इसमें बड़ा आसान है, आप समझिएगा। अगर हम ABC में बात करें तो बहुत आप आसानी से सीखिएगा, जिससे कि और क्वेश्चन इस पर बेस हो तो आप समझ जाएं। ये कह रहा है लीस्ट लीगल
तो देखिए जिस सीक्वेंस में आप चलेंगे, सबसे कम लीगल ऑफ फॉर्मेलिटीज सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, उससे थोड़ी सी ज्यादा पार्टनरशिप में, और सबसे ज्यादा अगर होती है तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में। तो ये आपसे लीस्ट स्क्वायर पूछा है, यानी कम से कम आपसे पूछा है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें कोई आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है अगर आप कोई नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं। फिर कह रहा है विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर अ बिजनेस विथ हाई रिस्क। देखिए इसमें एक वर्ड आपको रिस्क दिया है और हिंदी में यह वर्ड आपको जोखिम दिया है। अगर आप रिस्क वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है चांस ऑफ लॉस, नॉट अ लॉस। यानी अगर हिंदी में आप बात करें तो हानि की संभावना। इसका मतलब आप समझिएगा, जब कोई, जैसे आप परीक्षा की बात कर लें, जो परीक्षा की तैयारी करेगा उसके साथ दो ऑप्शंस हैं, या तो वो सफल हो जाएगा या तो वो असफल होगा। लेकिन हर कोई ये सोचकर चलता है कि वो तैयारी जो कर रहा है वो सफल होने के लिए कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें आपको रिजल्ट का पहले से कोई पता नहीं है। तो जहां पर रिजल्ट का पहले से कोई पता नहीं होता वहां पर रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि मोस्ट सुटेबल जहां पर हाई रिस्क होगा, तो अगर हाई रिस्क है तो इसका मतलब प्रॉफिट के चांस भी ज्यादा हैं और लॉस के चांस भी ज्यादा हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो जरूरी है या जो अच्छा माना जाता है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और लॉस भी सब में बढ़ता है और प्रॉफिट भी सब में बढ़ती है। कह रहा कंपनी इज बॉर्न थ्रू, एक बात ध्यान दीजिएगा, कंपनी जितनी भी बनती है वो कंपनीज एक्ट के थ्रू बनती है। तो यहां पर यह आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी, कह रहा है एक कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप कंपनी की बात करें तो पहली बात तो यह कि जो कंपनी हम एस्टैब्लिश करते हैं, ये कंपनी एक फॉर्म है बिजनेस का, और आपको पता होना चाहिए कोई भी बिजनेस जो है उसका प्राइमरी मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है, तो टू अर्न प्रॉफिट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कह रहा इन अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट सिस्टम हु कम्स अंडर इट। कह रहा कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, इसका मतलब कंपनियों में ऑनरशिप दूसरों के हाथ में होती है और वहां पर डिसीजन लेने का काम दूसरे लोग करते हैं। जो कंपनी का ऑनर होगा वो शेयर होल्डर होगा, और जो कंपनी में डिसीजंस मेकिंग का काम करेंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स में से ही चुने जाते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि सारे लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एक साथ। Which of the following is the liability of a minor partner? देखिए कह रहा है माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है। तो जो भी माइनर पार्टनर होगा उसकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होगी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप माइनर की बात करें तो ऐसा पर्सन जिसने अपनी एज का 18 ईयर्स कंप्लीट ना किया हो वो माइनर पार्टनर होगा। कह रहा हु इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ फर्म। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब फर्म की बात करेगा तो ये आपका पार्टनरशिप फर्म की बात करता है। पार्टनरशिप का जो एक्ट बना वो 1932 में बना, और जो ये स्टार्ट हुआ वो 1 अक्टूबर 1933 से ये लागू हो गया था। तो कह रहा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्म की, तो ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स यानी सी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा। एक बात आप और समझ लें, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता, ये वॉलंटरी यानी ऐच्छिक होता है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता है, ये सच है। कह रहा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स आर डिटरमिन्ड बाय। देखिए पार्टनरशिप डीड होती क्या चीज है पहले ये आप समझ लें। सपोज अजय और विजय, ये दो लोगों ने सोचा कि मिलकर के हम लोग एक बिजनेस करते हैं। अजय प्रपोजल लगता है, विजय उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। तो यहां पर अजय ने प्रपोजल रखा और विजय ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जब ये दोनों मिलेगा तो ये आपका एग्रीमेंट बनता है। ध्यान से आप समझिएगा सभी लोग, एग्रीमेंट जिसको आप हिंदी में ठहराव कहते हैं, यानी पार्टनरशिप की जो ओरिजिन होगी वो एग्रीमेंट से होगी, और एग्रीमेंट बनता है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस यानी प्रस्ताव और उसे स्वीकार करने से।
अब ए और बी, यानी जैसे यह हमने अजय और विजय की बात कही, तो अजय और विजय इस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए जितनी बात डिसाइड करेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की अमाउंट क्या होगी, ड्राइंग्स क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, अकाउंट्स मेंटेन कैसे होंगे, प्रॉफिट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सारी बात जितनी भी की गई है वो सब पार्टनरशिप डीड कहलाती है। लेकिन मान लीजिए अजय और विजय एक अच्छे दोस्त थे, दोनों संकोच में ये सोचते हैं यार कौन ये बात कहे, तो इन लोगों ने अपना कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाया, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए। तो अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो इसके लिए जो है पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल्स दिए गए हैं, नॉर्मल जो रूल्स दिए गए हैं वो ये कि प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होगा वो आपका 6% पर एनम होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। मेन ये है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स। कह रहा है फ्रॉम व्हेन डिड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कम इनटू फोर्स। देखिए एलएलपी ये भी रिसेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपने एक चीज पढ़ा है कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इस ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए एक नए पार्टनरशिप फॉर्म की ओरिजिन की गई, जिसका नाम दिया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की अगर आप बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी लोगों की लिमिटेड होती है। और ये एक्ट बना है 2008 में, लेकिन अप्लाई हुआ 1 अप्रैल 2009 से, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा द रूल ऑफ पार्टनरशिप फॉर रजिस्ट्रेशन इन इंडिया केम इनटू फोर्स। ये आपका 1 अक्टूबर 1933 से है, और हमने पहले ही बताया कि पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है यानी ऐच्छिक है। कह रहा अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म डज नॉट हैव द राइट। कह रहा अगर फर्म आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको अधिकार नहीं है। क्या क्या नहीं है? देखिए मैनेजमेंट में आप पार्टिसिपेट करते हैं चाहे आप फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, ये सही है। आप अपना हिसाब मांग सकते हैं, ये भी सही है। आपको प्रॉफिट लॉस में हिस्सा मिलेगा, ये भी सही है। लेकिन टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी फर्म के नाम से आप तीसरी पार्टी पर कोई भी मुकदमा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक। देखिए कॉमर्शियल बैंक होता क्या चीज है? एक ऐसा बैंक जो प्रॉफिट मोटिव से काम करता है उसे हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स में आते हैं। अब आपसे पूछा इसमें से कौन सा कॉमर्शियल बैंक नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक है। आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। एचडीएफसी एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो लार्जेस्ट है आज के टाइम में। देना बैंक ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है। ये तीनों कॉमर्शियल बैंक हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसे आप आरबीआई के नाम से जानते हैं, ये आपका नॉन कॉमर्शियल बैंक है, क्योंकि इसका काम बैंकों को रेगुलेट करना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना है। कर द टास्क ऑफ रिवाइविंग सिक पब्लिक सेक्टर्स यूनिट डन बाई। कह रहा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों को पुनः जीवित करने का काम करता है। यानी अगर पब्लिक सेक्टर का कोई एंटरप्राइज बंद होने के कगार पर है या नहीं अच्छा है, कोई अच्छी दिक्कत है, तो उनको सही कौन करता है? देखिए अगर आप पुरानी बुक्स देखेंगे जो अपडेट नहीं है उसमें आपको BIFR मिलेगा, यानी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। और अगर न्यू आप देखेंगे तो NCLT आपको मिलेगा, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आपको मिलेगा। कहने को दोनों सही है, लेकिन जो BIFR है ये 1 दिसंबर 2016 को ये बंद कर दिया गया और इसके प्लेस पे ले आ दिया गया NCLT, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो अब के टाइम में पब्लिक सेक्टर की जितनी भी ये सिक इकाइयां हैं उनको सही करने का काम NCLT के ऊपर है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जहां पर भी आपको BIFR मिलेगा वो बुक्स अभी आपको अपडेट आप कह सकते हो नहीं आपको मिल रही है, लेकिन 1 दिसंबर 2016 को BIFR को बंद करके उसको आप कैसे रीनेम कर दिया गया NCLT, तो आपका NCLT ऑप्शन सही होगा। व्हाट टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज मेट्रो।
देखिए अगर आप मेट्रो की बात करें तो एक वर्ड आप समझिएगा जिसको आप ट्रिपल पी बोलेंगे, ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब इसमें गवर्नमेंट का पैसा है, ऑर्डिनरी पर्संस का पैसा है, और इन दोनों ने मिलकर के पार्टनरशिप किया है। तो मेट्रो जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, क्योंकि मेट्रो में कुछ चीजें गवर्नमेंट की हैं और कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर पर हैं। कह रहा गवर्नमेंट कंपनी इज वन इन विच द गवर्नमेंट होल्ड एट लीस्ट। देखिए पहली बात तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब आप एकदम ना ये समझें कि कोई ये गवर्नमेंट ने कंपनी को एस्टैब्लिश किया है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसको एस्टैब्लिश करने का काम ऑर्डिनरी पर्संस ने किया, लेकिन अगर उस कंपनी के एटलीस्ट 51% मतलब कम से कम 51%, अधिक से अधिक वो 100 हो सकता है, अगर किसी गवर्नमेंट ने खरीद लिया है तब वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। कह रहा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ। कह रहा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? बिजनेस, बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, रिटेलर्स। तो देखिए रिटेलर्स का तो कोई मतलब नहीं रहा यहां पे। अब ए और बी, तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए आता है जीएसटी इज लीव्ड यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता होना चाहिए कि जो जीएसटी है ये इंप्लीमेंट हुआ है 1 जुलाई 2017 से, और जीएसटी सप्लाई पर लगता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कह रहा है ऑन गिविंग द गुड्स एज चैरिटी व्हिच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देखिए जब आप चैरिटी देने का काम करेंगे तो इसके लिए जर्नल एंट्री पास होगी, और वो ये है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसका रीजन आप समझिएगा क्या है। देखिए चैरिटी जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में ये एक्सपेंसेज है और एक्सपेंसेज ऑलवेज डेबिट होता है। आपने परचेज को क्रेडिट किया, उसका रीजन है कि आपने जिस गुड्स को परचेज किया था सेल करने के लिए, वो गुड्स अब आपका कम हो जाएगा। तो जब आपने गुड्स को परचेज किया था तो आपने डेबिट किया था। यहां पर एक तरीके से आप समझिएगा कि जिस गुड्स को आपने परचेज किया था सेल करने के लिए वो आपके बिजनेस का एक्सपेंसेस था। यहां पर एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहा है, तो अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अब आपके मन में आएगा कि हमने चैरिटी दिया तो एक्सपेंसेस डिक्रीज कैसे हो गया। ये एक बात समझिएगा, यहां पर एक्सपेंसेस डिक्रीज होने का मतलब आपका एक्सपेंसेस हुआ है ये सच है, लेकिन उस एक्सपेंसेस का नाम चैरिटी है ना कि परचेज है। मतलब परचेज का एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ है, यानी जो गुड्स आपने खरीदा था बेचने के लिए उस गुड्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस थे वो डिक्रीज हो गए हैं। तो कह रहा है क्या क्रेडिट होगा, तो अब आप जर्नल एंट्री डिटेल में देख करके जान सकते हैं कि परचेज अकाउंट वहां पर क्रेडिट होगा। ऑन टेकिंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर द अकाउंट डेबिटेड। यहां पर जर्नल एंट्री पास होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। कुछ चीजें देखिएगा, अगर आप ड्राइंग्स की बात करें तो याद रखिएगा ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट में आता है और ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है। हम बिजनेस से जब भी बिजनेसमैन कुछ भी लेकर जाता है तो उसको ड्राइंग्स रखते हैं, क्योंकि अपने यहां जो कॉन्सेप्ट चलता है वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट चलता है, जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन के एक्सपेंसेस दोनों अलग अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बिजनेस का सही प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं लग पाएगा। अगर परचेज की बात करें तो परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो कह रहा है किस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, तो ड्राइंग्स अकाउंट को यहां पर डेबिट किया जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल इसलिए है क्योंकि ये प्रोप्राइटर को डिनोट करता है, और प्रोप्राइटर कोई ह्यूमन बीइंग्स ही होगा, और ह्यूमन बीइंग से बिलोंग करने वाले अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आते हैं। वेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड। ध्यान दीजिएगा, आपने वेजेस दिया है एक नई मशीन का इंस्टॉलेशन कराने में, मतलब नई मशीन को रनिंग पोजीशन में लाने के लिए। इस वेजेस से मशीन की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल समझिएगा, आपने 20,000 की एक कोई मशीनरी खरीदी, 1,000 रुपीज आपने लेबर को उसको लगाने में दे दिए, तो मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 21,000 बोली जाएगी। अब यहां पर कह रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। यहां पर आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे,
रीजन क्या है, यहां पर जो वेजेस है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी ये पूंजीगत व्यय है। मतलब आप समझिएगा, मशीन पर आप रोज रोज वेजेस को इनकर्ड नहीं करेंगे, अगर रोज रोज करते तो ये फिर वेजेस अकाउंट डेबिट होता, लेकिन एक बार मशीनरी आई है, एक बार इंस्टॉल होगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए मशीनरी अकाउंट यहां पर डेबिट किया जाएगा। फिर कह रहा है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी डेबिटेड टू, यहां पर रेंट पेड किया गया है लैंडलॉर्ड को। देखिए रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम ये चीजें आती हैं, जैसे रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड। तो इसमें पर्सनल अकाउंट का कोई रोल नहीं है, यानी यहां पर लैंडलॉर्ड से कोई मतलब नहीं है। आपने रेंट पेड किया तो रेंट एक्सपेंसेस है, तो अकाउंट अगर आप डेबिट की बात करें तो देखिएगा यहां पर जर्नल एंट्री पास होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू को ट्रेडिशनली हम लोग लिखते हैं, ये क्रेडिट के लिए लिखा जाता है। रेंट डेबिट हुआ है क्योंकि रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल में ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होता है। कैश की बात करें तो कैश रियल अकाउंट है, रियल में ये गोज आउट है, और गोज आउट जो है वो क्रेडिट होता है। तो कह रहा रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड को आप रेंट पेड करेंगे तो रेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा। ऑन सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर द अकाउंट क्रेडिटेड शुड बी, कह रहा आपने ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किया है, ये आपका बिजनेस नहीं है, आप अपने दुकान पे पेपर मंगाते हैं कि कस्टमर्स पढ़ें या आप खुद पढ़ें, और फिर उसके बाद उस पेपर को आप इकट्ठा करके फिर बेच देते हैं, तो पैसा तो आएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट होगा। और सेल्स अकाउंट तब आता जब आपने गुड्स को सोल्ड किया होता, गुड्स अकाउंट तब भी आ सकता था जब गुड्स सोल्ड होता, कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो ACD नहीं है, तो मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस का मतलब वो छोटे छोटे कई सारे इनकम को हम एक नाम देते हैं। फिर कह रहा गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 सप्लाइड टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ सेल्स प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब कह रहा है यहां पर देखिएगा 30,000 रुपीज कॉस्ट है, इस पॉइंट पर आप समझें, सेलिंग प्राइस इक्वल होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इस पॉइंट पर आपको याद रखना होगा। अब कह रहा है विक्रय मूल्य पर 25% लाभ, यानी सेलिंग प्राइस पर 25%, यानी प्रॉफिट जो है वो 25% है, लेकिन किस पर कह रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो आप विक्रय मूल्य को 100% रखेंगे, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अब ये 100% है, ये 25% है, इक्वल की साइन है, इसका मतलब यहां पर जो है वो 75% होगा आपका। अब ये 30,000 रुपए इसकी कॉस्ट दी गई है, ये 30,000 हो गया। तो देखिएगा 30,000 रुपए ये आपको दिया है। अब आप इसको पहले 100% में कैलकुलेट कर दें। ये जो 30,000 है ये अपने आप में 75% है, ये आपको दिया है। आपको इसका 100% चाहिए तो इंटू 100 आप करेंगे, कैंसिल कर दीजिए। 25 से 25 तिया 75 होगा, 25 चौके 100 होगा। अब फिर इस 3 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 10,000 आ जाएगा। ये आपका 40,000 आया, यानी 40,000 रुपए सेलिंग प्राइस है। अब कह रहा है 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। 5% जब आप इसका माइनस करेंगे तो 40,000 इंटू 5/100, 5 4 जा 20, ये 2,000 आएगा। 40,000 से जब आप 2,000 को माइनस करेंगे तो ये 38,000 आएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। यहां पर इस चीज को थोड़ा समझने की एक बार फिर से आप कोशिश करिएगा। सेल्स प्राइस इक्वल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। मान लीजिए इस पॉइंट पे ये आप समझ चुके हैं। इधर देखिएगा, अगर ये ऐसा होता सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये इसका फार्मूला है। मान लीजिए ये कहता प्रॉफिट 25% है, तो आप प्रॉफिट में 25% लिख देते।
लेकिन विक्रय मूल्य के जगह पर अगर लागत मूल्य कहता, एक बात ध्यान देना, जिस पर बोलेगा वो पर आपका ऑलवेज 100% होगा। इंग्लिश में अगर आप बात करें 25% ऑफ कह रहा है, तो जिसको भी ऑफ या ऑन बोलेगा वो वैल्यू इक्वल टू 100% होगी। तो मान लीजिए ये कॉस्ट पर बोलता तो कॉस्ट आपका 100% हो जाता, तब सेलिंग प्राइस 125% हो जाती। अब ये आपको 30,000 दिया था, अगर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए था तो 30,000 अपॉन 100 इंटू 125, 0 आप कैंसिल कर देते, ये 2 0 हो जाता, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते तो 5 3 जा 15 और 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3, ये आपका 37,500 आता ये सेलिंग प्राइस। तो देखिए पेपर में दो चीज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया, सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ये याद रखिएगा। अब कौन सा 100 होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा वो किस पर पूछा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप खूब प्रैक्टिस करें जिससे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। एक क्वेश्चन इसी तरीके से आप और समझिएगा, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। देखिए उस तरह क्वेश्चन आ भी गया, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड 10% एंड कैश डिस्काउंट 10% इज अलाउड। हाफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल। पहली चीज तो आप एक एक पॉइंट समझना, सेलिंग प्राइस इक्वल होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये होता है आपका। अब यहां पर कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, ये आपको दिया है। प्रॉफिट आपको पता है ये 20% है, यहां पर देखिएगा ये ऑन कॉस्ट कह रहा है। अभी बताया जिसको भी ऑन या ऑफ बोलता है वो 100%, यानी ये आपका 100% हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 120%। अब यहां पर ये 20,000 आपको दिया है, यानी इसकी वैल्यू आपको 20,000 दी गई है। आप इसको कन्वर्ट कर लें तो सेलिंग प्राइस इक्वल, देखिए ये 20,000 अपने आप में 100% है और हमें 120 चाहिए, ये 120, आप चाहते तो 20 निकाल कर भी आप इसको कर सकते थे। तो इस तरीके से ये 0 0 आप जब कैंसिल करेंगे तो ये 24,000 आ जाएगा। अब 24,000 में ट्रेड डिस्काउंट आपका 10% है, तो ये तो हो गई लिस्ट प्राइस। अब इसका पहले आप माइनस करें 24,000 का 10%, तो ये आपका आएगा 2400। तो इस तरीके से 0 0 6 1 ये आ गया, तो 21,600 आया। फिर क्वेश्चन कह रहा है हाफ पेमेंट रिसीव, तो इसका हाफ पहले करिए इंटू 50/100, 0 0 कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 10,800। अब इसका आपको 10% निकालना पड़ेगा, इंटू 10/100, ये कैंसिल हो गया, 1080 आ गया, ये आपका कैश डिस्काउंट हो गया। तो 10,800 में 1080 आप हटा दें तो ये 0, ये 2, ये आपका 7 हो गया, और 10 से 1 आप माइनस करेंगे 9, तो 9720। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करने के लिए आसान तरीका 2 से 3 बार आप देख लें, आपको ऐसे भी अच्छे समझ में आ जाएगा। कह रहा द लेजर फोलियो कॉलम इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ। देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस के लिए हमने पूरे डिटेल में इन टॉपिक्स के वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं और चैनल पर लोड है, आप उस चीज को देख करके अच्छा समझ सकते हैं। लेजर फोलियो कॉलम जर्नल में तब फिल किया जाता है जब हम लेजर बनाते हैं, तो वही वो कह रहा है जर्नलाइजिंग, बैलेंसिंग, पोस्टिंग, प्रिपरेजिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये पोस्टिंग के टाइम पर इस चीज को फिल किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से क्रॉस चेकिंग होता है। पोस्टिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शंस मींस एंटरिंग ऑफ डेट। कह रहा पोस्टिंग का मतलब क्या है, एनी टू अकाउंट्स, डेबिट साइड ऑफ कंसर्न्ड अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कंसर्न्ड अकाउंट। ये देखिए लिखा है प्रॉपर साइड ऑफ
टू कंसर्न्ड अकाउंट्स, क्योंकि जब आप लेजर पोस्टिंग करते हैं तो आप दोनों एस्पेक्ट्स को ले जाके वहां पे नोट करते हैं, दो अलग अलग अकाउंट्स में जो उससे रिलेटेड है। डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, कह रहा है पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी अकाउंट पर्सनल है और पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस वो शो कर रहा है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये आपके लिए एक तरीके से एसेट्स का होगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है किसके लिए, अमाउंट पेबल, तो ये हो नहीं सकता। अमाउंट पेबल और रिसीवेबल ये दोनों चीज दे दिया है, तो ऐसा तो है नहीं, कोई एक ना एक ही होगा। कैश बैलेंस, अब देखिए कह रहा है डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश बैलेंस इसलिए नहीं क्योंकि कैश आपका किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है, और हमें पूछा किसका है, पर्सनल अकाउंट, तो इतना रखिएगा पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये एसेट्स होता है, और एसेट्स का मतलब आपको पैसा मिलना है, तो ये अमाउंट रिसीवेबल आएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता तो वो लायबिलिटी होती, तब अकाउंट पेबल आपका सही होता। आ भी गया खैर। कह रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या शो करेगा, तो पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी होता है। डेबिट बैलेंस है सोर्स, डेबिट बैलेंस किसका किसका होता है ये आपसे पूछ रहा है, तो डेबिट बैलेंस जो है वो एसेट्स का और एक्सपेंसेस का होता है। ये पूरी टॉपिक हमने ट्रायल बैलेंस में बताई है। मैं आपसे कहूंगा कि अपनी नॉलेज को बहुत अच्छा करने के लिए आप एक बार ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर सारे वीडियोस पढ़ें, उनको आप देख लें, 20-20, 30-30 मिनट के वीडियोस देख करके आप यकीन मानिएगा कि आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस पेपर में सही जाने हैं, क्योंकि पूरा जो वीडियो बना है वो पूरी एक समरी और बहुत ही डिटेल में भी है और कम टाइम में भी है। कह रहा है क्रेडिट बैलेंस सोर्स लायबिलिटीज और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। अमाउंट ऑफ सेल्स कैन बी असर्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ फॉलोइंग, कह रहा है सेल्स की अमाउंट कहां से पता लगेगी, तो पहली बात जनरल में सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ होते हैं, पता नहीं लग सकता। अगर आप कैश बुक की बात करें तो कैश बुक में आपको भी पता होगा केवल कैश सेल्स का रिकॉर्ड मतलब रहता है, यानी कैश वाले ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रहता है। सेल्स बुक की बात करें तो इसमें आपका क्रेडिट परचेज ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स लिखे जाते हैं, मतलब कैश सेल कैश बुक में, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स जो है वो आपके सेल्स बुक में। लेकिन सेल्स अकाउंट एक ऐसा है जो दोनों को क्या यानी इंक्लूड करता है, तो सेल्स अकाउंट में से हम सेल्स की अमाउंट को असर्टेन कर सकते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट डिस्क्लोज। देखिए पहली बात तो ये समझिएगा कि बैंक अकाउंट है क्या, तो आपको इतना होना चाहिए कि बैंक नाम है तो बैंक पर्सनल अकाउंट है। इसके दो बैलेंस हो सकते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। इसको आपको यहां डिटेल में समझा दूं जिससे कि आप कभी भूलें ना। अगर आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट में मान लीजिए पहली बात तो बैंक जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसके डेबिट में रिसीट्स होती है और इसके क्रेडिट में पेमेंट्स होता है। यहां 10,000 दिया है, यहां पर 8,000 दिया है। अब आप समझना यहां पर 2,000 रुपीज एक्सेस है, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उसको बैलेंस बोलेंगे। तो डेबिट अगर ज्यादा है तो इसका मतलब रिसीट्स तो ज्यादा है, और रिसीट्स अगर ज्यादा है तो वो आपके लिए एसेट्स होता है। अब मान लीजिए इसका ठीक उल्टा, पेमेंट साइड का टोटल 18,000 है और डेबिट साइड का टोटल 10,000 है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल 8,000 रुपीज एक्सेस है, यानी पेमेंट आपका ज्यादा है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, क्रेडिट बैलेंस, यानी आपसे क्रेडिट बैलेंस पूछा है, मतलब क्या ज्यादा है, पेमेंट साइड ज्यादा है। तो अगर पेमेंट साइड आपका ज्यादा है तो इसका मतलब ये आपने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल रखा है, तो इसका जो क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये लायबिलिटी शो करेगा और डेबिट बैलेंस होगा तो ये एसेट्स। अब यहां देखिएगा इनकम एक्सपेंडिचर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा है। अमाउंट पेबल बाय द बैंक और अमाउंट पेबल टू द बैंक, दो चीज है। कह रहा है अमाउंट पेबल बाय द बैंक, यानी बैंक आपको पे करेगा या आप बैंक को पे करेंगे, तो देखिए लिखा ना बैंक को देय राशि, यानी अमाउंट पेबल टू द बैंक, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी है, मतलब आपने एक तरीके से बैंक से लोन ले रखा है और आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
कह रहा नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, कह रहा कौन से अकाउंट्स बैलेंस किए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल और रियल अकाउंट जो होते हैं ये बैलेंस किए जाते हैं और नॉमिनल अकाउंट जो है वो क्लोज किए जाते हैं। तो पर्सनल एंड रियल, तो इसमें आप देख लें जहां आपका हो पर्सनल एंड रियल, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Which of these accounts has a debit balance, इसमें किसका डेबिट बैलेंस होगा? तो एक समझिएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑलवेज शो द क्रेडिट बैलेंस। बैंक लोन लाइबिलिटी है, ऑलवेज शो द क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर्स आपको दिया है, ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ये एसेट्स है और एसेट्स का बैलेंस जो है वो डेबिट होगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा इसमें से प्रिंसिपल्स बुक है? प्रिंसिपल बुक में अगर आप बात करें तो इसमें नाम लेजर का आता है और ओरिजिनल बुक की बात करिए तो उसमें नाम जर्नल का आएगा। फिर कह रहा व्हिच मीन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कह रहा इसमें से कौन सा एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत कम इफेक्ट पड़ता है? तो इसमें ऑप्शन आपका मॉड का आएगा। The sum of squares of deviations of various values from the arithmetic mean is, ये लाइन कह रहा है ये आपका मिनिमम होगा। कहना क्या चाहता है इसको आप ऐसे समझिए, जैसे 10, 12 और 8 दिया है। अब मान लीजिए ये x एक कोई वैल्यू है, इसका आप सिग्मा x करेंगे तो ये 30 आएगा। अब आप x बार फाइंड करेंगे तो 30/3 यानी इसका मीन आपका 10 होगा। अब मान लीजिए आपने यहां पर डिविएशंस निकाल दिया, x माइनस x बार आपको फाइंड करना है, तो 10 से 10 आप माइनस करेंगे 0, 12 से आप 10 को माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, 10 से जो है आप ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा। x माइनस x बार का जो सम आता है यानी डिविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन का, ये ऑलवेज 0 होता है, ये सच है। लेकिन ये इसके स्क्वायर की बात कर रहा है, मींस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 + 4 8 आएगा। अब एक बात आप समझना, हमने यहां पर मीन से इसको माइनस किया है। आप अगर किसी और नंबर से इसको माइनस करेंगे, यानी किसी भी नंबर से आप 12 ले लो, 8 ले लो, कोई और नंबर ले लो, तो उसका सम 8 नहीं आएगा, 8 से ज्यादा ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप स्क्वायर्स करते हैं जो डिविएशंस लिए गए हैं अर्थमेटिक मीन से, तो वो ऑलवेज आपका मिनिमम होता है। इसको आप ट्राई करिएगा। तो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के ये 40 क्वेश्चंस। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको अच्छे से समझ में आया या आपको क्लास कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट जो है क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।